Hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our first lecture on electrostatics. Okay, अपन लोग इस चैप्टर में, इस सीरीज़ में, ठीक है, बहुत ही फास्ट वे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं. ओके, तो ये जो लेक्चर होंगे ये बेसिकली रिवीजन क्लासेस होंगी, या फिर आप समझ लो कि जो बच्चे हों ऐसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आया ना हो और फिर से समझना है, तो उनके लिए ये बेसिकली क्लास है. ऐसा नहीं है लेकिन कि जो यदि आप पहली बार आ रहे हो तो आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है, ऐसा नहीं है. बहुत सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट वे में लेना चाहूँगा इस लेक्चर को. ओके, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, ये डिस्कशन करती है इलेक्ट्रॉन पे, आई मीन चार्ज पे. ठीक है, किस पे डिस्कशन करती है? चार्ज पे डिस्कशन करती है. व्हेन इट इज स्टेशनरी, जब वो स्टेशनरी हो. इफ एनी चार्ज इज देयर एंड विच इज स्टेशनरी, वो स्टेशनरी है, ठीक है, देन द स्टडी ऑफ द चार्ज विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा. बेसिकली आप इस वर्ड से भी समझ पाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या. अब ध्यान से सुनो, यहाँ से सारी कहानी स्टार्ट होती है चार्ज से. कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है? चार्ज से. ओके, सो अपने को ये पता होना चाहिए चार्ज क्या है. यदि यही नहीं पता कि चार्ज क्या है तो फिर कहाँ से कुछ होगा. चार्ज तो जरूरी है पता करना. तो आपको मैं बता दूँ एक चीज़. क्या बताऊँ? चार्ज की कोई डेफिनेशन अवेलेबल ही नहीं है. देयर इज़ नो चार्ज, सॉरी, देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ चार्ज. ओके, मतलब कोई डेफिनेशन चार्ज की अवेलेबल नहीं है हमारे पास. चार्ज को हमने बस इस तरीके से डिफाइन किया था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ नेचर, टाइप ऑफ नटूरे. ठीक है, नेचर. ओके, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ नेचर. जैसे हमारे में भी, इंसानों में भी दो टाइप के लोग होते हैं. एक मतलब एक थोड़े से वायलेंट और एक नॉन वायलेंट, है ना. एक वायलेंसी को मानने वाले, एक नॉन वायलेंसी को मानने वाले, है ना. जैसे हमारी जो फ्रीडम फाइटिंग भी हुई थी तो उसमें भी दो टाइप के लोग थे कि एक उग्रवाद, एक जो उदारवाद, ऐसा कुछ था. मतलब उदारवाद मतलब गांधी जी फॉलोवर, एंड उग्रवाद में जो ये भगत सिंह वगैरह जो थे, मतलब फ्रीडम फाइटर जो थे एक्चुअली में जो फाइट करते थे. ठीक है, और गांधी जी वाले जो मेंटली फाइट करते थे. ओके, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो ह्यूमन नेचर में मिलते हैं. ओके, और भी कई टाइप के हैं ह्यूमन नेचर में लोग, जैसे मेरे जैसे, है ना. एक अध्यापक टाइप के भी लोग होते हैं, ठीक, टीचर टाइप के भी लोग होते हैं. तो मतलब ऐसा ही हमने हर बॉडी में देखा गया. ओके, हर पार्टिकल में देखा गया कि देयर आर टू टाइप ऑफ नेचर. ठीक है, देयर आर टू TWO. ओके, टू टाइप ऑफ नेचर इन चार्जेस. किसी भी चार्ज में दो टाइप का नेचर है. किसी भी पार्टिकल में बात करूँ, रुक जाओ, चार्जेस नहीं, पार्टिकल. ठीक है, ठीक है, और उसको हमने चार्ज बोल दिया, कंबाइन, उस नेचर को बोल दिया चार्ज. ओके, और उस पार्टिकल के दो टाइप के नेचर थे, तो दोनों नेचर जो थे एक दूसरे के अपोजिट थे. तो हमने क्या कहा, एक को पॉजिटिव बोल के दूसरे को क्या कह दिया, निगेटिव कह दिया. ओके, क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे चार्ज क्या है. चार्ज की बेसिकली डेफिनेशन आज तक बहुत से साइंटिस्टों लोगों ने कोशिश की है कि या मैं आपको डिफाइन करके देता हूँ चार्ज क्या है, लेकिन कोई भी आज तक डिफाइन नहीं कर पाया परफेक्टली. हाँ, मतलब डिफाइन किया लेकिन क्या हुआ कि एरर निकाल दी गई उनकी डेफिनेशंस में. उनको इम्परफेक्ट माना गया. सो लोगों ने बोल दिया कि नहीं, ये चार्ज की डेफिनेशन नहीं है, तो वो फेमस भी नहीं हो पाई. ओके, तो इसीलिए हम चार्ज की डेफिनेशन नहीं पढ़ती. चार्ज को जस्ट अ नेचर रखते हैं, जिसमें हम दो टाइप के देखते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब देख लो पॉजिटिव को क्या बोलते हैं. तो पॉजिटिव जो चार्ज है उसका बेस पार्ट है प्रोटॉन. इसका बेस कॉज जो है प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज का. एंड द निगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन. ओके, जो बेस है, बेसिक है. निगेटिव चार्ज किससे बनेगा? इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा. और पॉजिटिव चार्ज किससे मिलेगा? प्रोटॉन से बनेगा. किससे बनेगा? प्रोटॉन से. ओके, चलिए हटा दूं. यदि कोई चीज़ न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है?
if there is a thing which is neutral, like my body is neutral right now, so that means in my body the number of proton is equal to numbers of electron. That's why the charge on my body is equal to 0. ठीक है, लेकिन जनरली हमारे पास चार्ज होता है, जनरली होता है. जैसे मैं अभी बाल की बात करूँ तो बाल में चार्ज रहता है हमेशा. ओके, कुछ ना कुछ चार्ज रहता है. तो याद रखो, अब सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लो. फिर प्रोटॉन की प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर देखेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज. चार्ज की प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड देन वी डिस्कस अबाउट द कूलम्स लॉ. ओके, और कूलम्स के बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के. ओके, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड समझाऊंगा और मुश्किल से 3 लेक्चर में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा. ओके, सो मैं यदि बात करूं किसकी भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की सबसे प्रॉपर्टी बेसिक है कि इट इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल. यस, लाइटेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड. लाइटेस्ट पार्टिकल है ये, सबसे लाइट, मतलब सबसे कम मास वाला पार्टिकल है. ओके, द मास ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg. इट इज़ द मास ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. सो इससे ज़्यादा छोटा मास अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, नहीं है. ओके, नहीं है. ओके, स्मॉलेस्ट चार्ज, ये प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉन की. ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, मतलब इससे छोटा चार्ज ही अवेलेबल नहीं है. हालांकि ये कम्प्लीटली जो चीज़ है वो ट्रूथ नहीं है. इसका हमने कुछ तोड़ निकाले हैं साइंटिस्ट लोगों ने, और उनको क्वार्क्स बोला है, जिनका चार्ज इसका 1/3 या 2/3 होता है, मतलब 1/3 और 2/3. ओके, सो द चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻29 कूलम्स. ओके, कूलम्स. अब कूलम्स को हम देखेंगे बाद में, ही वॉज अ साइंटिस्ट, तो कूलम्स. ओके, यहाँ पे तो यूनिट है तो रोस्टरबैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, और क्या देखें इसमें, और कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, हाँ, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं. ओके, ओके, यदि बात करूँ मैं प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन, तो पहली प्रॉपर्टी यही बात करेंगे हम कि इसका मास जो है, मास ऑफ प्रोटॉन. बेसिकली यही चीज़ आती है जो आपको पूछी जाएंगी, मतलब याद होनी चाहिए, कहीं पे भी क्वेश्चन में यूज़ हो सकते हैं. तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg. दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन केमिस्ट्री क्लासेस. ओके, आप केमिस्ट्री में 11th क्लास में ही पढ़ लेते हैं सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं. ओके, एंड द चार्ज ऑन proton, charge on proton, that is also is represented by E. Yep, it is also represented by E, but its value is positive. Yes, its value is positive, and this is equal to hey, एक चीज़ देखिए आपने, मैंने वैल्यू एकदम एग्जैक्ट लिखी है, निगेटिव को छोड़ के. द चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली कंप्लीटली इक्वल टू द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन. ये चीज़ याद रखना आप लोग कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली इक्वल टू द चार्ज ऑन प्रोटॉन. बट आप लोग एक चीज़ नहीं देख रहे, द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 10⁻27 ऑर्डर, एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -31 kg. -31 मतलब मैं यदि बात करने लग जाऊँ, इफ़ मैं मोटा मोटी रिलेशन निकालने की कोशिश करूँ मास ऑफ प्रोटॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो it almost can be equal to 10 to the power 4. 10 to the power 4. That means a proton is 10,000 ज़्यादा, ठीक है, heavier than electron. एक इलेक्ट्रॉन से 10,000 टाइम heavier है प्रोटॉन, एक प्रोटॉन. That's why we said कि the total mass of an atom is concentrated on the nuclei. Okay, its total mass of an atom is concentrated on nuclei. Why? Because आसपास तो 10-15 इलेक्ट्रॉन है,
10-15 इलेक्ट्रॉन ही तो है आसपास। लेकिन न्यूक्लियाई में यदि 15 प्रोटॉन और 15 न्यूट्रॉन है, मतलब 30 हैं, 30 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन का भी जो मास होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रोटॉन, थोड़ा सा हैवियर होता है, वो भी समझोगे। ओके, आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ओके, तो दोनों का ऑलमोस्ट मास इक्वल होता है, अपन लोग ये मान लेंगे। तो 30 इंटू 10⁴ टाइम्स, मतलब 3 लाख गुना ज़्यादा मास होगा इलेक्ट्रॉन से। इसका 15 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो 3 लाख गुना ज़्यादा मास होगा। अब सोचो 1 ग्राम और 3 लाख ग्राम, 1 ग्राम को कंसीडर करोगे या 3 लाख ग्राम को? ऑब्वियस बात है 3 लाख ग्राम को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इन रेस्पेक्ट ऑफ 3 लाख 1 ग्राम इज नेग्लिजिबल। सो अपन लोग यही बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी सेड कि एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियाई में। कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियाई में। याद रखना ये चीज़। ओके, चलिए अब फिर से चार्ज पे घूम के आ जाए। चलिए, गड्डी चल दी है, छलांगा मार दी और मैंने याद आए मेरे यार दी। और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्मॉलेस्ट चार्ज इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे छोटा चार्ज है। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। ओके, चलिए, आप लोग वो चीज़ तो लिख चुके हो कि इट इज़ ऑफ 2 टाइप, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अपने को वो नहीं करना है, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि सेम काइंड ऑफ चार्ज रिपल रिपल ईच अदर। ओके, इसी पे पूरा कूलम लॉ डिपेंड करता है। ठीक है, और अपोजिट नेचुरे ऑफ चार्ज। मुझे इसमें अब इंक डालनी होगी। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट की स्पेलिंग क्या होती है भाई? देख लेना अट्रैक्ट की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, मुझे याद नहीं आती स्पेलिंग्स। अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो सेम काइंड ऑफ चार्ज होंगे वो क्या करेंगे? सेम काइंड ऑफ चार्ज अपोज होंगे, एक दूसरे का अपोज करेंगे। ठीक है, और यदि सेम काइंड ऑफ चार्ज की बात करूं तो दे विल अट्रैक्ट इट ईच अदर। जी बिल्कुल, अट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे मुझे के की जगह टी लगाना चाहिए था, है ना? मैंने गलत स्पेलिंग कर दी। रुको, अभी करता हूँ, ज़रा इंक भर लूँ, इसको पानी पिला दूँ, इसको ज़रूरत है पानी की। चलिए, ओके, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, नाउ लेट्स लुक एट हियर। अट्रैक्ट। ठीक, चलिए, जो भी होगी छोड़ दो, स्पेलिंग को ध्यान ना दो, मुद्दों पे ध्यान दो। मुझे याद नहीं रहती स्पेलिंग्स, ठीक, भूल जाता हूँ मैं। ओके, नाउ अगला देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे समझ लो एक बारी चीज़ कि यदि सेम काइंड ऑफ चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रखा है और एक इलेक्ट्रॉन रखा है यहाँ पे भी, ओके, तो दे विल रिपल ईच अदर, एक दूसरे को दूर भगाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, ओके, या फिर यहाँ पे प्रोटॉन रखा है एक और एक प्रोटॉन यहाँ पे रखा है, तो दे ऑल्सो रिपल ईच अदर। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड लॉ। ओके, एंड द थर्ड क्वालिटी सेज दैट कि यदि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा है, यहाँ पे एक प्रोटॉन रखा है, तो दे विल सिंग लाइक कि पास आओ ना, मेरी सांसों में समा जाओ, पास आओ ना। एक बम फटा भी, मतलब बम ऐसा वाला बम, पटाखों वाला दिवाली का। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। यदि समझ में आई हो तो एक ताली मारो। ठीक है,
मुझे आवाज़ नहीं आई। अच्छा ये क्या बोलते हैं, इधर बात गंदा सा कहाँ से आ गया। ओके देखो एक्चुअली ये ह्यूमन नेचर से भी आप समझ सकते हो। साइकोलॉजी की बात करूँ मैं यदि ह्यूमन साइकोलॉजी की, तो ह्यूमन साइकोलॉजी अट्रैक्ट विद अपोजिट जेंडर, है ना। हाँ तो सब लोग जानते हैं, इसमें कोई मतलब ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बायो के स्टूडेंट भी है, बायो भी पढ़ते हैं 11th-12th में या 10th तक तो पढ़ के गए हैं, तो आप इतना जेन्युइन होगा कि हमेशा आदमी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होता है ना। यही चीज़ नेचर में भी होती है। हालांकि ह्यूमन में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, बट एक्सेप्शंस होने लगे हैं अब, पहले नहीं होते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, ठीक। जैसा है वैसा ही होगा। ओके सुनाओ आगे की बात करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। इफ देयर इज अ बॉडी on which there is no charge, यदि कोई बॉडी है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, हाँ जी, इफ देयर इज एनी बॉडी जिस पे कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द चार्ज इट इज न्यूट्रल, देन इट मीन द number of proton is equal to the number of electron in the body. Okay, in the body मतलब आप सीधी सी बात ये बोल दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है किसी भी बॉडी में, ओके। अब लोग क्या बोले, अच्छा और चीज़ें देखते जाओ। ओके 3 चौथा हो गया था, नहीं है 5वां। ओके 5वां देखो, 5वां क्या है, ये चीजें समझो। इफ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, यदि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, देन नंबर ऑफ पी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि यदि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, प्रोटॉन भरे हुए हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक। इसका मतलब ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं उसमें से। हाँ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, प्रोटॉन हमेशा जितने हैं उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन कभी कम नहीं होंगे, नहीं, प्रोटॉन कभी कम या ज़्यादा नहीं होते हैं। नॉर्मल रिएक्शंस में प्रोटॉन हमेशा उतने ही रहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। इलेक्ट्रॉन के नंबर कम या ज़्यादा होते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ वेरिएबल, वो वेरी करता है, प्रोटॉन कभी वेरी नहीं करते, ठीक है, इन जनरल केसेस, ओके, ये याद रखना। और वाइस वर्सा भी कह सकते हो इसको, ठीक है, वाइस वर्सा। आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यदि मतलब किसी भी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है। अच्छा और चीज़ें देखो, कुछ एग्जाम्पल से देख पाएंगे हम चीज़ें। कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी रखिए, इसमें मैंने बोल दिया कि 10 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम का चार्ज है, ओके, पॉजिटिव चार्ज है। इफ आई ब्रेक दिस बॉडी इन 2 पार्ट्स, तो मैं क्या बोलूँगा कि इसके पास 5 कूलम चार्ज पहुँचा और इसके पास 5 कूलम चार्ज पहुँचा। कैन आई से दैट? नो आई कांट से दैट, नहीं कह सकता मैं। ये डिपेंड करेगा, ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है और चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था, ओके, ये चीज़ें डिपेंड करेगी। क्लियर है, याद रखोगे ये चीज़, ओके। अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ पे, चार्ज का इंडक्शन, जी हाँ, इंडक्शन प्रॉपर्टी, इंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अच्छा इसमें मैंने बेसिक चीज़ें बिल्कुल थोड़ा सा उनको हटा दिया है, जैसे कि चार्ज की यूनिट कूलम है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड किया है, ओके। सो नाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू, ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें, ओके। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन क्या होता है? ओके मैंने कोई चार्ज बॉडी रखी हुई है, यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी है जिस पे चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है,
और यहाँ पे दूसरी कंडक्टर बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, कंडक्टर लिख दूँ। ओके, इट्स दिस बॉडी हैज प्लस चार्ज Q, okay, and this is electrically conductor but initially there was no charge. Okay, क्या होगा कि इसके प्लस Q चार्जेस, ओके, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, और जितने प्लस Q चार्ज इस पे है उतने ही नेगेटिव चार्ज इसकी सरफेस पे आ जाएंगे इस साइड, और बाय वर्च्यू ऑफ विच ये प्लस Q इसके अंदर के प्रोटॉन्स को, क्योंकि बेसिकली इस बॉडी में प्लस Q और निगेटिव Q दोनों इक्वल है, तभी तो वो न्यूट्रल है, तभी उस पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। इनिशियल चार्ज कितना था? 0, ठीक है, इनिशियल चार्ज। बट ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और प्रोटॉन्स इस तरफ सेपरेट हो जाएंगे इस सरफेस पर, क्योंकि बिकॉज these पॉजिटिव एंड पॉजिटिव गोइंग टू बी रिपल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करने वाले हैं। ओके, जैसा कि हमने लिखा था, और ये अट्रैक्ट करेंगे अपोजिट चार्ज या पॉजिटिव नेचर। ओके, सो नाउ यहाँ पे आपको देखोगे तो इनिशियली इनिशियली देयर वर नो चार्ज ऑन द सेकंड बॉडी, बट आफ्टर सम टाइम दिस बॉडी गेट चार्ज्ड। और यदि मैं इस सरफेस को अर्थ से कनेक्टेड कर दूं, ओके, इफ आई कनेक्ट दिस सरफेस थ्रू द अर्थ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा नीचे चला जाएगा और निगेटिव चार्ज रह जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन? कि बिन छुए सब कुछ कह दो, ठीक, मतलब बिना टच में आए, बिना फिजिकल कांटेक्ट बनाए हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस टू चार्ज द बॉडी विदाउट फिजिकल कनेक्शन या फिजिकल कॉन्टैक्ट, ओके, विदाउट मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, चार्ज द बॉडी, ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, ओके, एंड चार्ज शोज इंडक्शन प्रॉपर्टीज। यप, और इसी के ऊपर पूरी इंडक्शन फील्ड है, और भैया टेस्ला जो साइंटिस्ट था उसने इसके ऊपर पूरी गणित लगा दी हमारी दुनिया की, और आज हम जो बिजली भी ले रहे हैं तो सब इसी की बदौलत है। ओके, अब तो इंडक्शन कुकर वगैरह सब आने लगे, हटा दूँ इसको। ये प्रॉपर्टीज़ थी चार्ज की, क्लियर है अब आपको? बहुत बढ़िया। आप बात कर लेते हैं कूलम पे। किस पे बात कर लें? कूलम पे। कूलम, मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहा? नहीं, इतना भी तेज़ नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। कूलम्स लो, कूलम्स लो। एक बात याद रखना, जब भी लो आए तो आपको स्टेटमेंट ज़्यादा मिलेंगे, फोकस होगा टीचर का किसी भी स्टेटमेंट पे, फॉर्मूलों पे, डेरिवेशन पे फोकस नहीं होता, क्योंकि उनके डेरिवेशन नहीं होते। लॉस का मतलब हम जिसके बारे में नहीं जानते या जिसके बारे में हम ये नहीं समझ पाए कि कैसे हुआ ये, उसको हम लॉ बोल देते हैं। ओके, कूलम ने भी यही किया। ओके, व्हाट डज द कूलम सेज? कि कूलम सेड कि यदि कोई दो चार्जेस रखे हैं, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है Q1 एंड Q2, these charges are separated by a distance r. The distance between the centers of these charges is r. Okay, then he said कि तब जो फोर्स एक्ट करेगा इनके बीच में, ऑब्वियस ही बात है, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स तो लगेगा। ओके, कूलम क्या था कि कूलम ने देखा कि हम यदि चार्ज रखें यहाँ पे एक और एक यहाँ पे रखें, ओके, मैं आपको ड्रामेटिकली बताना नहीं चाह रहा, लेकिन ठीक है फिर भी बता देता हूँ। उसने दो चार्ज रखे अपने पास, ओके, Q1 एंड Q2। ओके, पहले उसने दोनों को सेम काइंड रखा, सेम काइंड रखा तो रिपल्सिव फोर्स आया, ऐसे भाग गए। ओके, ऐसे भाग गए। ओके, फिर उसने सेम काइंड अपोजिट काइंड रखे तो दोनों आके चिपक गए, ऐसे आके चिपक गए। अब वो परेशान हो गया कि ऐसे क्या हो रहा है,
यहाँ पे तो बीच में कुछ है ही नहीं, ये अचानक से एक दूसरे की तरफ मूव क्यों हो जा रहे हैं या एक दूसरे से दूर क्यों जा रहे हैं, वाई दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर और टूवर्ड्स टू ईच अदर, ओके, कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर, ओके। ये दोनों चीज़ें उसके दिमाग में खटक रही थी। कूलम्स गो टूवर्ड्स द न्यूटन्स लॉ, न्यूटन की तरफ गया, न्यूटन्स के मोशन लॉ की तरफ गया और वहाँ जाके उसने देखा कि न्यूटन सेड कि इफ़ देर इज़ अ बॉडी इज़ इन मोशन, if there is a body is in motion, definitely there will be a force, वहाँ पे एक फोर्स होगा। यदि कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ओके, इफ देयर इज अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटिंग, ओके, यदि कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रही है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली बात आएगा। इफ अ बॉडी इज कमिंग फ्रॉम रेस्ट टू एक्सेलरेशन, और थोड़ा स्पेसिफाई करूँ मैं आपको और टेक्निकल वर्ड बोलूँ तो इफ़ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इफ़ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ध्यान से सुन लो, इफ़ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ मोशन देन देयर विल बी अ नेट फोर्स ऑन इट, देयर विल बी अ नेट फोर्स ऑन इट। ये बोला न्यूटन ने। कूलम के दिमाग में खटक गई बात। कूलम बोला कि भैया यहाँ पे भी तो चार्ज मूव कर रहे हैं, चार्ज हैज़ ऑल्सो हैज़ सम मासेस, सो यहाँ पे भी बॉडी के ऊपर तो फोर्स लगना चाहिए, चार्ज के ऊपर फोर्स तो लगना ही चाहिए, तभी जाके ये मूव करेंगे, ओके। उसने और न्यूटन को पढ़ा, ठीक है, क्योंकि वो कुछ जानता नहीं था कूलम, तो वो न्यूटन को और स्टडी किया। तो न्यूटन को और स्टडी करके उसको ये मिला कि भाई जिस तरफ मोशन होगा उसी तरफ नेट फोर्स होगा। न्यूटन ने ये भी बता दिया उसको, मतलब इफ दीज आर सेम काइंड ऑफ चार्ज, आई एम टेकिंग दिस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लो इसको F1 F2 बोल दो, बाद में बात करेंगे और आगे। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। उसने अपोजिट काइंड ले लिए, नेगेटिव Q1 पॉजिटिव Q2, ओके। नाउ ही टेक्स, इसने अब मोशन की डायरेक्शन देखी तो इट इज कमिंग टूवर्ड्स, दिस इज F1, दिस इज F2। वो एक डिस्कस पे आया, एक यहाँ से उसको एक कंक्लूजन मिला। क्या मिला कि भैया फोर्स F1 एंड F2 ऑलवेज बी अपोजिट टू ईच अदर, फोर्स on Q1 will always be opposite to the force on Q2। अभी वो कई सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा था, सोच रहा था, समझ रहा था। हम एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या क्या रहा था। उसने एक कंक्लूजन निकाला कि जो फोर्स ऑन Q1 है वो एग्जैक्टली अपोजिट होगा फोर्स ऑन Q2 की, ओके। अभी और चीज़ें नहीं आई थी, अभी और चीज़ आएगी। उसने अभी इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करी, ओके, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करी, इधर भी इंक्रीज़ करी, तो देखा क्या, दोनों ही फोर्सेज इंक्रीज हो गए। उसने तो केवल एक की इंक्रीज की थी, तो ही वॉज थिंकिंग दैट कि या तो F2 बढ़ेगा या F1 बढ़ेगा, मे भी कोई सा भी बढ़ सकता है, अभी उसके पास कोई आइडिया नहीं था। लेकिन ही फाइंड दैट कि फोर्स F1 एंड फोर्स ऑन F2 बहुत इंक्रीजेस, ओके। उसने ये चीज़ कैसे पता चली, क्योंकि उनकी वेलोसिटीज उसने फाइंड की, चार्जेस की किस वेलोसिटी से गए, किस एक्सेलरेशन से गए, उससे फोर्स निकाल लिया, ओके। तो डोंट थिंक लाइक कि फोर्स कैसे निकाला, अभी उसके मत जाओ, ओके। वो आपका डिस्कशन और पार्ट नहीं है, पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है। अभी बस ये समझते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझते जाओ, क्योंकि ड्रामेटिकली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कूलम्स कैसे लॉ बना दिया, ओके। सो नाउ उसने पूरा डिस्कशन कर दिया और बोल दिया कि यदि मैंने Q2 की इंक्रीज करी वैल्यू और डिक्रीज करी तो सेम काइंड ऑफ चेंज दोनों पे होने वाली, ओके। उसने Q1 की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज की, तो जब Q1 की वैल्यू इंक्रीज करी दोनों फोर्स इंक्रीज हो गए, और जब Q1 की वैल्यू डिक्रीज की तब दोनों फोर्स डिक्रीज भी हो गए, ओके। उसने ये चीज़ देख ली कि भैया
यहाँ से एक बात पता चलती है कि फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, वो Q1 और Q2 दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि दोनों का चार्ज कैसा है। हाँ, ये फोर्स उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड, बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड इट्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, इट्स जस्ट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द चार्जेस। ओके, बोथ, दोनों वैल्यू पे, तो उसने मल्टीप्लाई करके लिख दिया तुरंत। ओके, ही फाउंड दैट कि हम यदि ऐसा Q1 और Q2 दोनों इंक्रीज और डिक्रीज करें तो फोर्स दोनों तरफ इंक्रीज और डिक्रीज होता है, और सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज होगा। तो इससे ये भी बात पता चल रही है कि फोर्स F1 शुड बी इक्वल टू फोर्स F2। तभी तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तभी तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये बात भी डिस्कस कर ली उसने कि F1 और F2 दोनों इक्वल होंगे, और उसने बोला कि ये जो फोर्स F1 है ना, इट इज़ ड्यू टू F2। हाँ जी, क्योंकि उसने चार्ज हटा के यहाँ से यहाँ पर रख दिया। उसने देखा इस पर फोर्स ही नहीं लग रहा, उसने फिर रख दिया यहाँ पे, फोर्स लग गया। तो ये जो फोर्स लग रहा है इट इज़ ड्यू टू द चार्ज Q2, है ना। और सेम काइंड थिंग उसने इसके साथ की, तो ही फाइंड दैट कि दिस फोर्स F2 इज ड्यू टू द चार्ज Q1। इट्स दिस फोर्स F2 इज ड्यू टू द चार्ज Q1। सो उसने बोल दिया कि दिस इज F12, चार्ज ऑन F1, force on charge 1 due to charge 2, F12. Okay, and this is force F21, the force on 2 due to 1. Okay, और he said कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। ओके, तीसरा स्टेप ही फाइंड दैट कि दोनों का मैग्नीट्यूड की यदि मल्टीप्लाई कर दें किसके, चार्जेस के, तो फोर्स उसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो एक सेम होगी। ओके, इंक्रीज करोगे इंक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे डिक्रीज होगा। ओके, नाउ ही इज गोइंग टू बी अनदर नेक्स्ट स्टेप। ओके, नाउ ही इज ट्राइंग टू सॉल्व द डिस्टेंस। ओके, अब वो डिस्टेंस फैक्टर को सॉल्व करना चाह रहा था, तो ही इंक्रीजेज द डिस्टेंस, ही डिक्रीजेज द डिस्टेंस। ओके, एंड ही फाइंड दैट कि जो इंक्रीज करने पे यदि मैं डिस्टेंस को इंक्रीज कर दे रहा हूँ तो फोर्स डिक्रीज हो जा रहे हैं, या F12 F21 दोनों डिक्रीज हो जा रहे हैं। और यदि पास बुला रहा हूँ तो फोर्स बढ़ जा रहा है। समझ पाया, दूर गए तो फोर्स डिक्रीज, पास आए तो फोर्स इंक्रीज। और इसने एक ग्राफ बनाया कैलकुलेशन की फोर्स और रेडियस के बीच की, और ही फाइंड दैट कि जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है 1/r²। हाँ जी, ये सारी उसने कैलकुलेशन कर ली। तीसरा फैक्टर उसे कहीं मिला नहीं ना, मिला ही नहीं कोई तीसरा फैक्टर। हालांकि है तीसरा फैक्टर भी, लेकिन उसको नहीं मिल पाया। आगे साइंटिस्टों ने खोज निकाला था, तो आगे जाके उसने बोला कि भैया ये है फोर्स, और ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग है। हाँ जी, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल, this is different from muscular and any other forces that we have already studied. Okay, अब तक जो अभी हमने पढ़ा था दुनिया में, मतलब उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उससे सबसे अलग है। और इसको फोर्स को बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की खोज की थी तब तक हमारे भारत में मैग्नेटिक फोर्स की भी खोज हो चुकी थी। ठीक है हवाई जहाज भी उड़ चुके थे, परमाणु बम भी बन चुका था। हाँ जी, उस टाइम पे बहुत डेवलप था इंडिया, लेकिन खो चुका था अपनी सारी डेवलपमेंट। खैर छोड़िए, आप लोग मानेंगे नहीं, सच्चाई यही है। तो सर हिस्ट्री मत पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाओ। ओके ठीक है, तो Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ओके, नाउ ही एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे परफॉर्म किए उसने, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे, और उन एक्सपेरिमेंट से उसने फोर्सेस की वैल्यू निकाली, और फोर्स और Q1 Q2 अपॉन r² के बीच में एक रिलेशन बनाया। ठीक है, ओके, ही मेड अ ग्राफ बिटवीन फोर्स Q1 Q2 अपॉन r²। ओके, और उसने हमेशा एक
एक वैल्यू पाई, एक रिलेशन पाया, हाँ जी एक रिलेशन पाया, और एक इक्वेशन मिली उसको y इक्वल टू mq1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। m ना रखूँ इसको, k रखूँगा मैं, ओके। k क्या होगा, ये tan थीटा है ना, ये रिलेशन मिल गया उसको, ठीक है, ये एक रिलेशन उसको मिल गया फोर्स और q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में, ओके। एक ग्राफ बनाया था उसने कई सारे डाटा इकट्ठा करके, और उससे इसको एक रिलेशन मिला, क्या कि फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली ये जो डंडा है ना, ये काफ़ी दूर जाएगा। कैसा, ये ग्राफ जो बनना चाहिए ना वो ऐसा बनना चाहिए, ओ भाई स्ट्रेट लाइन बिल्कुल चिपका होना चाहिए ना परपेंडिकुलर से। समझाऊंगा क्यों, ठीक है। बहुत ये एंगल जो है ना ऑलमोस्ट 89 डिग्री से ऊपर का होगा, हाँ 89 डिग्री से ऊपर का होगा एंगल, बट 90 नहीं होगा, ठीक है, ओके। ये ग्राफ कभी कोई नहीं समझाने वाला, किसी को पता नहीं होते, ठीक है, जनरली ये जादू है मेरा, ठीक है, ये मेरी नॉलेज है, ओके। ये के जो है उसने निकाला और इसकी वैल्यू उसको मिली थी 9 × 10⁹, इसकी यूनिट उसने दी थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, उसने ये चीज़ दिया, ओके। एस.सी. वर्मा ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया इस चीज़ को, इस कूलम को। यदि किसी दिन मिलेगा टाइम मुझे तो मैं समझा दूंगा उस चीज़ को भी, वेक्टर फॉर्म में उसने सर ने बहुत अच्छा डिफाइन किया एस.सी. वर्मा सर ने, ठीक है। तो वो तो लेजेंड है, ठीक है। अपन क्या है, अपन भी वर्मा जी है, ओके, ये याद रखना, ठीक। हाँ चलिए, तो मेरा भी तरीका अलग है, मेरा भी फंडे अलग है। तो फोर्स कम्स इक्वल टू k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर एंड द k वैल्यू ही गेट दैट 9 × 10⁹। अब देख पा रहे हो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, ओके, काफ़ी बड़ी वैल्यू है। और 1090 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से कम है, ठीक है, इन्फिनिटी से कम है लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू है, इसीलिए मैंने बोला था कि इसका जो वैल्यू होगी एंगल की वो 89 डिग्री से ऊपर की होगी, ओके। 89 की वैल्यू में भी इतनी वैल्यू नहीं बन पाएगी, ओके। सो ओके, अब जो ये परफॉर्म किया था उसने एक्सपेरिमेंट, ये जो परफॉर्म किया था ना एक्सपेरिमेंट, ये सारा परफॉर्म किया था उसने स्पेस में। कहाँ किया था, स्पेस में। देयर वर नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पर, कुछ नहीं था, वहाँ पे परफॉर्म किया था उसने, ओके। अब उसको प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब साइंटिस्ट लोग क्या होते हैं कि एक चीज़ परफॉर्म करके और भूल जाते हैं, क्योंकि भाई अब बहुत हो गया भाई, क्या मस्त चीज़ निकाल दी हमने दुनिया में, है ना, दे दिया, बस सब कुछ दे चुके थे, जो देता ना था अब हटाओ, आराम करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ओके। बट आगे की जो साइंटिस्ट होते हैं उनको खुजली होती है कि इसमें कुछ तो कमी निकालें, ओके। तो साइंटिस्ट लोगों ने आगे कमियां निकाली, इसके बीच में आके काफ़ी कमियां निकाली, और उन्होंने एक चीज़ बोली कि जो ये के है ना, ये कांस्टेंट फॉर स्पेस है ओनली। यदि मीडियम की बात कर लोगे तो उसके लिए कांस्टेंट नहीं है, उसके लिए इसकी वैल्यू चेंज होगी। और उन्होंने स्पेस के लिए भी इसका फॉर्मूला दे दिया 1/4πε0। जी हाँ, 1/4πε0, जहाँ पे उन्होंने ε0 को बताया। उसने तो के ही बोल दिया था बस, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है, वो फोर्स निकाल लो बस। लेकिन उन्होंने बताया आगे के साइंटिस्ट लोगों ने कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये के कांस्टेंट तो है लेकिन ओनली फॉर द स्पेस, और इसका फॉर्मूला है 1/4πε0, जहाँ पे ε0 है परमिटिविटी इन स्पेस, परमिटिविटी, हाँ परमिटिविटी इन स्पेस। और इसकी वैल्यू भी उन्होंने भाई साहब ने अलग दे दी जी, 8.85 × 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट होगी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एग्जैक्टली अपोजिट टू द यूनिट ऑफ के, ठीक है। अब साइंटिस्ट लोग ने जो ये वैल्यू दी, ओके, ये जो वैल्यू दी 8.85 × 10⁻12, इससे और गदर मच गया, हाँ जी, क्योंकि ये जो वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 ये ओनली फॉर स्पेस है, और एज वेल एज फॉर एयर, ठीक, एयर के लिए भी एप्लीकेबल होगी, लेकिन ये जो वैल्यू थी और एनी अदर मीडियम के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। तो जो भी परफॉर्म किया था कूलम ने
सारा का सारा एक्सपेरिमेंट वो केवल और केवल कैपेबल था ओनली फॉर द स्पेस के लिए कैपेबल था। अब इसको यूनिवर्स बना था, इसको क्या बनाना था, यूनिवर्सल, ठीक है। तो यूनिवर्सल के लिए इसको एक अलग से बताया गया कि भैया फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R², ये होगा, ओके। जहाँ पे एप्सिलम की वैल्यू होगी परमिटिविटी इन एनी मीडियम। ओके भाई मार्कर अब बोल रहा है कि सर बस बंद करो, ठीक है, मैं कल को क्वेश्चन करा दूंगा इसके, ओके, क्योंकि इंक बार बार बंद हो जा रही है तो अच्छा नहीं लगता उसमें जो है मैं लेक्चर के बीच में इंक डालता रहूँ, ओके। परमिटिविटी इन स्पेस, इसकी वैल्यू क्या है देखते जाओ, कुछ तो देख लो यार। इसकी वैल्यू होगी, हमेशा याद रखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी इन स्पेस, ओके। रिलेटिव परमिटिविटी एक कॉन्सेप्ट लाए गए, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था ना बचपन में, 9th 10th में, 11th 12th में, ठीक, कभी तो कभी पढ़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था फॉर्मूला, C/V, है ना। वैसा ही सिस्टम है इस रिलेटिव परमिटिविटी का, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ E ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी इन स्पेस, ओके। इसको बोलते हैं ER, ओके, इसको बोलते हैं क्या, ER, क्लियर है। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। शायद कहीं आपको मतलब डाउट ना आने लग जाए, क्योंकि कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाती है जब चीज़ें टिपिकल होने लगती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए इजी बनाऊँ किसी भी चीज़ को। तो हम कल को स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके वीडियो के अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप देखोगे कि इसके जो बेसिक क्वेश्चंस है वो स्केलर और वेक्टर पे डिपेंड करते हैं, जी हाँ। तो आप कोशिश करना कि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें आप, तो उसमें आप स्केलर और वेक्टर को अच्छे से पढ़ के तब बैठे। बेसिकली पैरेललोग्राम, हाँ, बेसिकली पैरेललोग्राम को बहुत अच्छे से स्टडी करके कि भाई F1 F2 कैसे कैसे उसको ऐड करते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का अंडर रूट, वो F net आता है ना। उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें, तब मेरी क्लास में नहीं, मतलब मेरी वीडियो को देखें, नेक्स्ट वीडियो को, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन।